इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले इंट्रो, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहाँ से निकल के आए, क्यों उसकी जरूरत पड़ी। तो बेसिकली हम यूं कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूं कि साइन ऑफ पाई बाय 6 का या साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आप मुझे बोलेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकल के आता है हाफ। तो इसी चीज को अगर मुझे दूसरी लैंग्वेज में बोलना है, मतलब अगर मुझे इसी चीज को उल्टी लैंग्वेज में बोलना है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, पाई बाय 6। कहने का मतलब यह है कि वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि साइन ऑफ पाई बाय 6 कितना होता है, हाफ। अब आपसे किसी ने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि वो कौन सा एंगल है जिसका साइन लेने पे आपका आंसर हाफ निकल के आता है। वो कौन सा एंगल है, साइन इनवर्स हाफ है ना, ये एक एंगल हो गया जिसका साइन अगर मैं लूंगा तो मेरे को आंसर क्या मिल जाएगा, हाफ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं वो एंगल कितना होता है, पाई बाय 6। तो बेसिकली यहां से हम यूं कह सकते हैं कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो अपने आप में एक एंगल होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई tan इनवर्स 1 का वैल्यू बताइए, तो tan इनवर्स 1 का मतलब वो कौन सा एंगल है जिसका tan लेने पे आपका आंसर 1 आ जाता है। तो आप सब जानते हैं वो एंगल कितना होता है, पाई बाय 4 होता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये सब तो बढ़िया बात है। खैर, ये तो इसका बेसिक थीम हो गया। सबसे पहली बात अपने को ध्यान रखनी चाहिए कि आईटीएफ जो होते हैं वो एक एंगल होते हैं। साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, tan इनवर्स एक्स एक एंगल है, cos इनवर्स एक्स एक एंगल है। पर सबसे पहली बात आपको ये पता भी है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करने के लिए पहले उसका 1 1 2 होना जरूरी है। जब तक वो बाइजेक्शन नहीं होगा, 1 1 और ऑन टू, इंजेक्शन और सरजेक्शन, तब तक उसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हम तो जानते हैं कि जो हमारे फंक्शंस हैं, जैसे कि साइन एक्स है, वो तो मैनी वन फंक्शन होता है। अगर उसका ग्राफ अपन देखें या वैसे भी देखें कि जीरो पे भी वैल्यू जीरो देता है साइन, पाई पे भी जीरो देता है, तो अपन बोलेंगे जब वो दो दो जगह सेम आउटपुट दे रहा है तो अपन पीछे इनवर्स कैसे लाएंगे उसका। अगर अपन जीरो पे आउटपुट जीरो दे रहे हैं, पाई पे आउटपुट जीरो दे रहे हैं, तो साइन इनवर्स जीरो का क्या आंसर देंगे। तो इसी पर्पस को डील करने के लिए जो हमारे फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ओरिजिनल, उनको हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं। हम उनको ऐसी डोमेन में, ऐसे एंगल की रेंज में रेस्ट्रिक्ट कर देंगे जिससे वो 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। मतलब ये हो गया कि अगर कोई आपसे पूछता है साइन एक्स का डोमेन बताइए, तो आप साइन एक्स का डोमेन क्या बताते हैं, आर। सर कुछ भी रख दो, साइन एक्स हमेशा एक रियल आंसर देगा। पर साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, या अगर और बेटर शब्दों में बोले, जो प्रिंसिपल डोमेन है, वो हम आर नहीं बोल सकते। क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई आपको पूछेगा साइन इनवर्स हाफ है आपके पास में, ठीक है, तो साइन इनवर्स हाफ का आंसर क्या दोगे, तो कोई बोलेगा सर 30 डिग्री पे भी आता है, 150 डिग्री पे भी आता है, तो हम क्या आंसर देंगे। तो इसलिए हमको साइन का डोमेन रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि साइन इनवर्स का रेंज रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो वो कैसे करते हैं उसको भी अपन देखते हैं। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक चार्ट बना दे रहा हूं। इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। यहां मैं लिख रहा हूं फंक्शन, जिस फंक्शन को हम डील कर रहे हैं, सॉरी, यहां मैं फंक्शन लिख रहा हूं जिस फंक्शन को हम डील कर रहे हैं। 6 फंक्शन है हमारे पास में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उनके इनवर्स। यहां पे मैं उनकी डोमेन मेंशन कर रहा हूं। डोमेन का मतलब कौन सी एक्स की वैल्यू हम रख सकते हैं जिससे आपके पास में आउटपुट आएगा, और यहां पर हम रेंज निकाल रहे हैं उसकी। ठीक है, मतलब क्या रेंज निकल के आएगी। तो जो पहला फंक्शन है वो है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स की डोमेन तो देखिए आएगी -1 से 1। क्यों, दो तरीके से सोच सकते हैं। साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो आप तो जानते ही इनवर्स और फंक्शन की, एक फंक्शन और उसके इनवर्स की डोमेन और रेंज स्विच हो जाती है। तो जो साइन की रेंज हुआ करती थी वो इसकी डोमेन हो जाएगी। खैर ये तो बहुत टेक्निकल बात हो गई। अगर सिंपल शब्दों में बात करें, मैं आपको पूछता हूं साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे सर आता है 30 डिग्री आता है। पर अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स 4 का वैल्यू बताइए, आप बोलेंगे सर पॉसिबल ही नहीं है। साइन इनवर्स 4 मतलब एक ऐसा एंगल जिसका साइन लेने पे 4 मिलेगा, तो मिलता ही नहीं है। हमारे साइन का रेंज -1 से 1 होता है, अपन बोलेंगे नेवर पॉसिबल, तो ये आएगा ही नहीं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो x है उसको कहां से कहां तक होना पड़ेगा, -1 से 1। और फिर जहां तक रेंज की बात है वो आपको मेजर चीज समझनी है। तो रेंज इसकी निकल के आती है, या यूं हम बोले कि डिफाइन कर दी जाती है, -π/2 से π/2। मतलब अगर मैं आपको साइन के बारे में बताऊं, बस मैं एक ग्राफ आपको बना के बता रहा हूं ताकि आपको इसका आइडिया लग जाएगा। ऐसा साइन का ग्राफ होता है, आप जानते हैं। तो हमने साइन के ग्राफ को -π/2 से π/2 तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस रेंज में, इस एंगल की इस रेंज में, इस सेक्शन में साइन सारी वैल्यूज भी ले रहा है -1 से 1, और हर वैल्यू एक ही बार ले रहा है। मतलब ऑन टू भी है और 1 1 भी है। इसलिए जब इसको अपने उल्टा डिफाइन करने की कोशिश करी, इनवर्स इसका बनाने की कोशिश करी, वो डिफाइन हो गया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसकी रेंज -π/2 से π/2 ली है। डेफिनेट सी बात है, हर बच्चे के मन में सवाल आता है कि सर ये क्यों नहीं ली। ले सकते हैं, ये सबसे इजी है -π/2 से π/2, इसलिए इसको प्रिंसिपल डोमेन बोला जाता है। ये प्रिंसिपल ब्रांच है। इस तरीके से इसको रेस्ट्रिक्ट करने पे सारे वैल्यूज मिल भी जाती है और एक ही बार मिलती है, तो मैग्नीट्यूड वैल्यू छोटी आती है, इसलिए इसी को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, सो यही बाकी के 5 फंक्शन के लिए भी किया जाता है। तो जो उनकी डोमेन और रेंज आएगी उसको अब मैं लिख दे रहा हूं। डेफिनेटली आपको याद रखना चाहिए, किसी भी बच्चे को ऑब्वियसली बात है डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और रेंज तो पता ही होना चाहिए, उसके बाद ही वो चैप्टर में प्रोग्रेस कर सकता है। इसका भी -1 से 1, इसका जो रेंज आता है वो आता है 0 से लेकर और पाई, 0 टू पाई इसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कॉस को, तो कॉस इनवर्स का रेंज। देन लेट अस टॉक अबाउट tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x।
tan इनवर्स की डोमेन की बात करें तो x बिलोंग्स टू r, cot इनवर्स की बात करें तो भी x बिलोंग्स टू r, दोनों में कुछ भी x की वैल्यू रखिए आपको आउटपुट मिलेगा। tan इनवर्स 2002 बिल्कुल मिलेगा, कोई ना कोई एंगल होता है जिसका tan 2002 होता है। रेंज की बात करें तो इसकी रेंज निकल के आती है ओपन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जैसी साइन की है वैसी tan की, बस इसमें जो कॉर्नर वैल्यूज है वो ओपन है क्योंकि tan पाई बाई टू पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। और अगर इसकी बात करें तो ये होता है ओपन 0 से पाई। तो आप सिमिलरिटी देख सकते हैं, जैसा साइन का इनवर्स वैसा थोड़ा बहुत tan का इनवर्स, जैसा cos का इनवर्स वैसा थोड़ा बहुत tan का इनवर्स, cot का इनवर्स, आई एम सॉरी, एंड फाइनली sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x की अगर हम बात करेंगे तो इनकी डोमेन आती है mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब बिल्कुल उल्टी इन दोनों डोमेन की। ये इनके लिए x होता है -1 से 1 और sec इनवर्स cosec इनवर्स के लिए x होता है 1 या 1 से बड़ा, -1 या -1 से छोटा, ठीक है। और इनकी रेंज कैसे निकल के आती है, मतलब इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sec और cosec, उनको कहां रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो sec इनवर्स के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है 0 से पाई। पाई बाई टू नहीं ले सकते क्योंकि sec पाई बाई टू जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, cos पाई बाई टू 0 होता है उसका रेसिप्रोकल, और इसके लिए ली जाती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, क्लोज रहेगा। और इसमें हम 0 नहीं लेते क्योंकि अगर हम 0 ले लेंगे cosec इनवर्स के अंदर, मतलब cosec में 0 डाल देंगे तो cosec 0 नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि sin 0 0 होता है उसका रेसिप्रोकल, cosec 0 नॉट डिफाइंड। खैर, तो इन सब का कंक्लूजन ये निकल के आया कि आप देखिए साइन इनवर्स, tan इनवर्स और अपना cosec इनवर्स, ये तीनों एक जैसे बिहेव करते हैं काइंड ऑफ, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनर से मॉडिफिकेशन है। इसमें पूरा आ जाएगा, इसमें कौन है ओपन है, इसमें बीच का वैल्यू 0 ओपन है ना। और अगर आप देखें इनको cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स, cos sec cot, इनके इनवर्स एक जैसे बिहेव करते हैं, मतलब 0 टू पाई 0 टू पाई 0 टू पाई, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, अपने को डोमेन और रेंज पता पड़ गई। अब इसका यूज कैसे करेंगे अभी अपन क्वेश्चन में भी देखते हैं। बाकी आपको पूरे चैप्टर में ये थीम ध्यान रखनी चाहिए कि आईटीएफ क्योंकि लिमिटेड फंक्शंस हैं, रेस्ट्रिक्टेड फंक्शंस हैं, तो कई सारे क्वेश्चन में डोमेन और रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपको, जैसे मान लो मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, अभी क्वेश्चन तो अपन लेंगे ही, साइन एक्स प्लस कॉस वाई का वैल्यू 2 करना है, साइन एक्स प्लस कॉस वाई का वैल्यू 2, तो आप बोलोगे सर साइन और कॉस का जो मैक्स वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो सर अपन एक ही पॉसिबल वे में इसको कर सकते हैं कि इसको भी 1 चढ़ा दें, इसको भी 1 चढ़ा दें, दोनों का सम कितना निकल के आ जाएगा 2। तो समथिंग लाइक दीस सिचुएशंस विल डेफिनेटली अकर इन दिस चैप्टर एज वेल, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। दीज आर डोमेन एंड रेंज। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आप देखिए, आपको प्रिंसिपल वैल्यू लिखना है tan इनवर्स साइन माइनस पाई बाई टू का। दिस इज वेरी इजी एक्चुअली, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको ले लिया। tan इनवर्स साइन माइनस पाई बाई टू, तो हम सब जानते हैं साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, और माइनस का साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू होता है 1, और tan इनवर्स माइनस 1 होता है माइनस का पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4, tan इनवर्स माइनस 1 इज माइनस पाई बाई 4। डेफिनेटली एक ऐसा एंगल जिसका वैल्यू, जिसका tan लेने पे -1 वैल्यू आएगा। अब एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगा, किसी के मन में डाउट क्या आ सकता है, या ये पॉसिबिलिटी भी आ सकती है कि सर आपने tan इनवर्स -1 का जो वैल्यू है वो 3 पाई बाई 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सर tan तो यहां पर भी नेगेटिव होता है और यहां पर भी नेगेटिव होता है, तो सर 3 पाई बाई 4 भी चल जाता, पाई माइनस पाई बाई 4 बिल्कुल चल जाएगा, गलत कुछ भी नहीं है, बट इट इज नॉट यूनिवर्सली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड। कहने का मतलब अभी हमने बात करी कि tan के लिए हम कहां से कहां तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं उसकी रेंज को, tan इनवर्स की रेंज को, tan की डोमेन को, मतलब tan इनवर्स की रेंज को माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। मतलब आपको कोई भी पूछे tan इनवर्स x की वैल्यू, तो आपको हमेशा एंगल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में सोच के देना है। ऐसा नहीं चलेगा कि भाई कोई भी एंगल अपने मन में आया वो दे दिया, इट इज नॉट रॉन्ग बट नॉट एक्सेप्टेड। तो आपको आंसर हमेशा प्रिंसिपल ब्रांच में ही देना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सो भाई दिस इज रॉन्ग है ना, नॉट द प्रिंसिपल आंसर। इसको देखते हैं अपन, अगेन मैंने उसी चीज को हाईलाइट करने के लिए क्वेश्चन ले लिया। जैसे अपने मन में क्या आ सकता है, सर कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, काट देंगे, तो सर आंसर 680 डिग्री आ जाएगा। तो बस यही गलती को सुधारने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया। ये नहीं चलेगा क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉस इनवर्स की रेंज हमने सेट की है, कॉस इनवर्स एनीथिंग का रेंज कहां से कहां तक हमने सेट किया है, 0 से पाए 360 डिग्री तक, तो 180 डिग्री तक, सॉरी, तो 180 डिग्री में तो ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक ऐसा एंगल ढूंढना पड़ेगा जो 0 से 180 डिग्री के बीच में आता है और जिसका वैल्यू उतना ही है जितना cos ऑफ 680 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस तो आपको करने आते ही हैं। हम क्या करेंगे, डेफिनेटली इसके अंदर हम 360 के मल्टीपल की हेल्प लेंगे। आप देख सकते हैं 360 से तो काफी आगे है, तो 360 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे 720 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूं 720 डिग्री माइनस 40 डिग्री। और अगर अपन ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो 720 डिग्री क्या हो गया, ये 360, ये 720 डिग्री माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, यू नो द स्टफ, ये cos 40 डिग्री ही हो जाएगा। तो इसको बना दिया हमने cos इनवर्स cos 40 डिग्री, और अब इसका आंसर हम लोगों ने लिख दिया 40 डिग्री। तो जो फाइनल आंसर हम देंगे डिग्री में 40 डिग्री देंगे।
तो आपको मेजर चैलेंज या जो मेन बात का ध्यान रखना है चैप्टर में, आपको फील आ रहा होगा कि मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा एंगल निकालना है जो 0 से 180 डिग्री के बीच में हो कॉस के लिए, कॉस इनवर्स के रेंज के लिए, और जिसका वैल्यू उतना ही रहता हो। अगर यही क्वेश्चन में साइन में आपको देता साइन इनवर्स साइन 680 डिग्री, तो आप आंसर कहां से कहां तक निकालने की कोशिश करते, -π/2 से π/2। सो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। खैर अभी अपन और क्वेश्चन लेंगे तो ये चीज और प्रैक्टिस में आ जाएगी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने भी आप लोगों से जिक्र किया कि ये जो चैप्टर है ये लिमिटेड फंक्शंस का चैप्टर है, उनकी डोमेन भी लिमिटेड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, tan इनवर्स cot इनवर्स को छोड़ दें तो, और रेंज तो काफी रेस्ट्रिक्टेड मेनली होती ही है। सभी की रेंज या तो 0 से पाई है या -π/2 से π/2। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको इस तरह का सिनेरियो दे रखा हो तो आपको सबसे पहले सोचना चाहिए, अच्छा यार कहीं ना कहीं इसके अंदर डेफिनेटली ये हो सकता है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम हो। व्हाट इज एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम? कि एक ऐसा इक्वेशन आपको दे देंगे जो सारे वेरिएबल की या तो मैक्सिमम पे अचीव हो रहा है या मिनिमम पे अचीव हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको बनाना क्या है इस क्वेश्चन में, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू 2π। तो हम इस बात को समझते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, मतलब उसकी मैक्स वैल्यू होती है π/2। इसका मैक्स वैल्यू की बात करें π/2, साइन इनवर्स y की भी मैक्स वैल्यू π/2, और ये अलग अलग वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हमको इस चीज की चिंता करने की जरूरत भी नहीं। सर जब साइन इनवर्स π/2 होगा x वाला, तो क्या साइन इनवर्स y π/2 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। x को 1 रख दो, y को 1 रख दो, साइन इनवर्स 1 इज π/2। एंड कॉस इनवर्स की जो मैक्स वैल्यू होती है पाई। आप समझ रहे हैं बात को? ये मैंने जो लिखी है ये मत सोचना कि सर आपने वैल्यूज कैसे ले ली, मैंने मैक्स वैल्यूज का जिक्र किया है अभी। और जैसे ही मैंने मैक्स वैल्यू लिखी तो मुझे क्या रियलाइज हुआ, π/2 प्लस π/2 प्लस पाई कितना हो रहा है, 2π। मतलब ये एक्चुअली मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम हो गया, एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम हो गया। हम बोलेंगे ये इक्वेशन तभी फुलफिल हो सकती है जब तीनों ही एक्सप्रेशन अपनी अपनी मैक्स वैल्यू ले ले। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई ऐसा कब होता है, तो वो अपना आंसर हो जाएगा। साइन इनवर्स x π/2 कब होगा भैया, जब x 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स y π/2 कब होगा, जब y 1 हो जाएगा। एंड कॉस इनवर्स z का वैल्यू कब निकल के आएगा आपके पास में पाए, जब z का वैल्यू -1 हो जाएगा। कॉस इनवर्स -1 इज गोइंग टू बी पाए, आप सब जानते ही हैं। कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स -1 का मतलब क्या हुआ, कॉस इनवर्स -1 मतलब एक ऐसा एंगल जिसका कॉस लेने पे -1 आता है, वो हमारा पाई ही हो गया, z को -1 लिख दिया। जैसे x और y की और z की वैल्यू आई सिंपल, तो फिर जो क्वेश्चन में पूछा है वो तो कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, वो देखने में लगता है बस डरावना सा। अब इसकी वैल्यूज लिख दीजिए, x की पावर 2020 इज 1, y की पावर 2020 इज 1, z की पावर 2020, इसकी पावर 2021 इज एनीवे गोइंग टू बी 1, 1 की पावर है, -1 की इवन पावर इज गोइंग टू बी 1। सो आपका फाइनल आंसर कितना निकल कर आ गया, दिस इज 3। गेटिंग माय पॉइंट? लेट अस मूव फॉरवर्ड। इसको देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज अपन देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहना भी गलत नहीं होगा अगर किसी बच्चे ने जो प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे कहने को तो 5-6 हैं, पर 2-3 तो हम नाम देके पढ़ रहे हैं, बाकी अपन क्वेश्चंस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंटर कन्वर्जन हो गया, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे हम। ठीक है, तो जिसने प्रॉपर्टी समझ ली उसको आईटीएफ के चैप्टर में दिक्कत नहीं आती। ज्यादातर बच्चों को जो मैंने इशू फील करते देखा है आईटीएफ के अंदर, वो ये है कि वो चैप्टर को ग्रास्प नहीं कर पाते, फील नहीं डेवलप कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिक नहीं समझा कि सर कहीं पे आप साइन इनवर्स साइन एक्स को सीधे एक्स लिख देते हो, कई बार आप चेंज करके थोड़ा एफर्ट लगा के उसको कन्वर्ट करते हो, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो रेंज वाली बात। जैसे cos इनवर्स cos 680 डिग्री को सीधे 680 डिग्री नहीं लिखा, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो t ऑफ t इनवर्स है, दैट मींस बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अंदर इनवर्स फंक्शन का होना। कहने का मतलब बाहर आपके पास में साइन है, अंदर आपके पास में साइन इनवर्स x है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x x हो जाएगा। मतलब कोई सोचने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा सा प्रॉपर्टी है। ये बाकी सबके लिए भी सेम ही रहेगा। अगर हम cosec ऑफ cosec इनवर्स x को भी लिखेंगे तो x ही निकल के आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज द सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी। बट ये जानना इसलिए जरूरी था कि आपको पता रहे t इनवर्स t में क्या होता है। अभी उसको भी मैं साइड में समझाता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो होगा उसमें x का रेंज कहां से कहां तक होगा, -1 से 1। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन, x का रेंज कैसे बोल रहे हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। फंक्शन का रेंज मतलब उसके आउटपुट, x का रेंज मतलब x कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। तो इसमें आप जैसे कई बच्चों को मैंने देखा सर x की तो डोमेन होती है ना, अरे x डोमेन होता है, तो x की खुद की भी तो एक रेंज है ना, भी x कहां से कहां तक है, 0 से 10 इस तरीके से। तो इन बातों को कंफ्यूज ना हो इनसे, ठीक है। एंड ऑब्वियस बात, जैसे cosec ऑफ cosec इनवर्स x की बात करेंगे, उसमें mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा। तो ये 6 के 6 के लिए सभी के लिए सेम है, फॉर ऑल द 6 फंक्शंस ये प्रॉपर्टी सेम ही रहेगा। मतलब बड़ा सीधा सा है, अभी अपन इस पे क्वेश्चन भी लेते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं, ये प्रॉपर्टी को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि जो उल्टी प्रॉपर्टी उसमें बच्चे गलती ना करते, ठीक है ना। क्योंकि जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हाँ भाई कहीं पे भी साइन ऑफ साइन इनवर्स दिखा तो उसको x लिख दिया, वो तो सही है, बट कहीं पे साइन इनवर्स साइन एक्स दिखा उसको भी x लिख दिया, तो ये नहीं होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। दिस इज नॉट इक्वल टू x ऑलवेज। वो कब होगा, जब आपका जो x है वो प्रिंसिपल ब्रांच में होगा। मतलब
अगर मैं आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू पूछता हूं तो आप बोलेंगे सर ये एक्स हो जाएगा कब, अगर एक्स कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2। आप देखिए ना, इस बार आप ध्यान से देखिए, एक्स जो है वो साइन का इनपुट है, इसलिए वो एक एंगल की रेंज ले रहा है। अभी तक जो 3-4 स्लाइड हमने पढ़ी उसमें मैं एक्स को -1 से 1 इस तरीके से लिख रहा था, क्योंकि मैं उसको साइन इनवर्स के अंदर डाल रहा था। यहां मैं एक्स को किसके अंदर डाल रहा हूं, साइन के अंदर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। खैर, जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ऐसा सिचुएशन दिखे कि बाहर इनवर्स और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर का एंगल ऑलरेडी प्रिंसिपल ब्रांच में, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है प्रिंसिपल ब्रांच में तो सर क्या करेंगे, फिर चेंज करेंगे, जैसे cos 680 डिग्री क्वेश्चन में किया। अभी और क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं अपन। देखिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको कह रहे हैं कि x का वैल्यू निकालिए अगर साइन इनवर्स x का वैल्यू -π/3 से बड़ा है। हमेशा एक आदत डाल लीजिए, एक ये अच्छा हैबिट बना लो इस चैप्टर के अंदर, वो एक तरफ का आपको बता रहे हैं रेंज की -π/3 से बड़ा है। एक बात तो हम जानते हैं कॉमन सेंस से कि जो हमारा साइन इनवर्स x होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है, तो हम अपनी तरफ से लिख देते हैं कि वो π/2 से तो छोटा होगा ही होगा। डेफिनेट सी बात है कि this quantity is greater than -π/3 and less than equal to π/2 always। तो अगर अपन इस पूरे पे साइन ले लेंगे, let us take sin on both sides in the complete inequality rather, तो क्या मिलेगा, sin π/2 is 1, sin of sin inverse x, sin of sin inverse x, अभी अपन प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, sin of sin inverse x x हो जाएगा, और यहाँ पर आई एम सॉरी दिस इज ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में ग्रेटर देन sin of -π/3। तो आप सीधे आंसर लिख दीजिए, यू हैव अचीव्ड योर आंसर, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x, x 1 से छोटा है, साइन -π/3 इज माइनस का साइन π/3, तो -√3/2 आपका आंसर। एक दो छोटी छोटी बातें मैं यहाँ बोलना चाहूंगा। अब देखिए साइन थीटा जो होता है ना, वो -π/2 से π/2 में इंक्रीजिंग होता है, इसलिए मैंने बड़ा फटाफट से आंसर लिख दिया इंक्रीजिंग। कैसे, मतलब मैंने बोला कि हाँ भाई ये एंगल इससे बड़ा है, ये एंगल इससे बड़ा, ये भी एक एंगल ही मैंने आपको शुरू में बता दिया। तो साइन भी लेंगे तो साइन ऑफ दिस एंगल इसके साइन से बढ़ाएगा, वो इसके साइन से बढ़ाएगा, सीधे आंसर। कॉस में ऐसा नहीं होगा, कॉस इस चैप्टर के लिए ऐसा होता है, 0 से पाई में अगर बात करेंगे तो ऐसा, तो डिक्रीजिंग होता है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में कॉस लगा रहा होता तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता कि भाई अगर ये एंगल इससे बड़ा है तो इसका कॉस इससे छोटा होगा, एंगल बड़ा है तो कॉस छोटा होगा, दिस इज हाउ इट गोज। ठीक है, तो एक बात तो ये, दूसरी बात कि सर आपने यहाँ पे क्यों करा लेस देन π/2। कई बार क्या बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, सब कुछ सही पता है, आंसर गलत लिख के आ जाएंगे। भाई हम मान लो मैं ये चीज यहाँ पे मेंशन नहीं करता है ना, लेस देन इक्वल टू π/2, तो लेस देन इक्वल टू 1 आता ही नहीं मेरे आंसर में। तो बच्चों को क्या लगता है, अच्छा भाई x जो है वो ग्रेटर देन -√3/2 है, तो आंसर लिख के आ जाएंगे -√3/2 से लेके इन्फिनिटी। तो ये नहीं करना है, या तो आप उस चीज का बाद में ध्यान रख लो कि एक बार आपके पास में आंसर -√3/2 से इन्फिनिटी आ गया तो अपन ने कॉमन सेंस यूज किया कि अरे यार x जा किसके अंदर रहा है, साइन इनवर्स के अंदर। तो अगर कोई चीज साइन इनवर्स में जा रही है तो वो -1 से 1 के बीच में रही होगी, तो उसको रोक दो, -√3/2 से इन्फिनिटी तक मत जान दो, उसको 1 पे रोक दो, तो भी आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। इस क्वेश्चन को देखिए, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था, वन मोर प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी मींस एक पर्टिकुलर तरह का क्वेश्चन जो आपके सामने कई बार आएगा। आप देखिए साइन ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस कॉस ऑफ tan इनवर्स 3, दिस इज कॉल्ड एज इंटर कन्वर्जन क्वेश्चन। इंटर कन्वर्जन जैसे आप समझ ही रहे होंगे, ये tan इनवर्स के अंदर है अभी, तो ये एक्सप्रेशन अभी आपको इसको साइन में लेके आना है। मतलब अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बात करूं, मतलब नोन वैल्यूज अगर मैं यूज करूं, तो अपन इसकी बात करते हैं, साइन ऑफ कॉस इनवर्स हाफ। अभी अंदर का एक्सप्रेशन कॉस इनवर्स में आप देखिए, मैं आपको बोलता हूं कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू, आप बोलोगे सर 60 डिग्री या π/3, तो ये आ जाएगा आपके पास में साइन π/3। और साइन π/3 हम जानते हैं वो तो हाफ ही आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। साइन π/3 इज गोइंग टू बी √3/2 ही आने वाला है डेफिनेटली, सो दिस बिकम्स √3/2। तो इसी चीज को मैं साइन इनवर्स के अंदर कितना लिख सकता हूं, आई एम सॉरी, तो इसी चीज को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज इंटर कन्वर्जन। हाउ इंटर कन्वर्जन, कोई चीज अगर कॉस के अंदर थी या कॉस इनवर्स के अंदर थी तो अपन उसको साइन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया। अब यहां तो क्या हुआ, वैल्यूज नोन थी एक्चुअली, ठीक है ना, जैसे मुझे पता है कॉस इनवर्स हाफ का वैल्यू जो है वो π/3 निकल के आता है, सीधे आंसर दे दिया। मान लीजिए कोई रैंडम वैल्यू होता, कॉस इनवर्स के अंदर 1/7 होता, तो 1/7 तो कॉस इनवर्स में क्या वैल्यू देगा हमको नहीं पता, हमको नहीं पता कॉस थीटा का 1/7 होता है, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी कि अंदर के कॉस इनवर्स लेट अस से लैम्डा को हम साइन इनवर्स समथिंग एल्स लिख दें। तो यहां पे साइन इनवर्स लाने का इंटेंशन क्या है कि ये साइन यहां बैठा है, यहां पे साइन इनवर्स आएगा, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो आपका आंसर सीधे ही अंदर के जो एक्सप्रेशन होगा निकल के आ जाएगा। दिस इज द थीम ऑफ इंटर कन्वर्जन। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, इतना सा अपने को मेहनत नहीं करने की जरूरत है, अपना काम बड़ा सिंपल तरीके से हो जाएगा। मेथड समझिए आप, आपको हमेशा एक ही काम करना है, जो भी अंदर का एंगल दे रखा है ना, वो एंगल ये कोई ना कोई, पूरे एंगल को थीटा बोल दीजिए आप tan इनवर्स 2 को लेटर से थीटा बोल दीजिए। डेफिनेट सी बात है, अगर मैं दोनों तरफ tan लेता हूं, tan सर कैसे ले सकते हैं, ये कौन सा ऑपरेशन हुआ भाई, अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनके tan भी बराबर आएंगे, tan ऑफ tan इनवर्स 2 इज tan ऑफ थीटा, तो ये 2 इज इक्वल्स टू tan थीटा आ जाएगा।
ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, tan थीटा 2 पता पड़ गया, और ये एक्सप्रेशन क्या हो गया भाई, अगर आप इस चीज को थीटा बोल रहे हैं तो ये कितना हो गया, साइन ऑफ थीटा। सो आपका क्वेश्चन सिंपल है, tan थीटा पता है, tan थीटा पता है, साइन थीटा निकालना है, तो बड़ा सिंपल काम है, आप ट्राइंगल बना लीजिए एक। tan थीटा पता है, कोई ना कोई एक तो ट्राइंगल बनाया जा सकता है जिसके अंदर एक एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा इज 2, सो डेफिनेट सी बात है अंडर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम बोलेंगे कि इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो 2/√5 आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2/√5। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जिस एक्सप्रेशन की अपन बात करें, दिस कम्स आउट टू बी 2/√5। मेरे ख्याल से आप लोग ऑलरेडी फील कर पा रहे होंगे कि हम कॉस वाले केस में क्या करेंगे, कॉस ऑफ tan इनवर्स 3 सेम स्टफ। इनफैक्ट थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है उसके बाद तो हमको समझ में आ जाता है। tan इनवर्स 3 मतलब एक ऐसा एंगल जिसका tan 3 देता है, तो एक ट्राइंगल बना लो 3 और 1 वाला, तो वहां पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज √10 और उसका कॉस लिखना अपने को सीधे आ जाएगा, बट ठीक है शुरुआती लेवल पे अपन इसको पूरे ढंग से लिख देते हैं। tan इनवर्स 3 को लेटर से 5 बोल देता हूं, तो tan लेने पे 3 बराबर tan 5 आ जाएगा, और अगर 3 बराबर tan 5 है तो आपको समझ में आ रहा है सेम ही सिनेरियो है, तो ओनली डिफरेंसेस थोड़ी वैल्यूज अलग हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि cos 5 की वैल्यू बताइए, cos ऑफ 5 की वैल्यू, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√10 आ जाएगी, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2/√5 प्लस 1/√10 एंड यू आर डन विद द प्रॉब्लम। ठीक है, इंटर कन्वर्जन का क्या करना है हमको, अगर हम डायरेक्टली ट्राइंगल बनाने में केपेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जस्ट गो फॉर दिस थीटा अप्रोच। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो वो ट्राइंगल वाला अप्रोच हमेशा काम क्यों नहीं करता, मैंने आपको क्यों थीटा वाला अप्रोच बताया, क्योंकि देखो अब आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। 2 tan इनवर्स 2 भी एक एंगल है, पर इसका tan लेने पे 2 तो नहीं आएगा, तो अपन ये नहीं बोल सकते ये एक ऐसा एंगल है जिसका tan 2 है तो ट्राइंगल बना लो, तो इसमें आपको थीटा वाले अप्रोच पे ही जाना पड़ेगा। कैसे, आप देखिए इस चीज को मैं थीटा बोल देता हूं, लेटर से कि 2 tan इनवर्स 2 थीटा है, तो यहां से मेरे पास में आ जाएगा tan इनवर्स 2 का वैल्यू θ/2, तो दोनों तरफ अगर tan लूंगा तो 2 बराबर 2 tan θ/2। अगेन द सेम सिनेरियो, कोई बड़ा चैलेंज है नहीं। अब ये जो आपका एक्सप्रेशन है जो आपको सिंप्लीफाई करना है वो बन गया साइन ऑफ थीटा, तो द क्वेश्चन इज इजी। tan θ/2 पता है, 2 आ गया है, और sin थीटा निकालना है, तो आप लोगों को तो फॉर्मूला पता ही है क्या होता है भाई, sin थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan θ/2, 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज, दिस इज tan θ/2 का वैल्यू 2 यहाँ पे रखेंगे, तो 2 into 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर, सो द आंसर इज 4/5। आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ। इंटर कन्वर्जन देखने में बिल्कुल घबराना ही नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। Now this is easy, ये तो जानबूझ के मैंने इसलिए लिया यहाँ पर ताकि ये सब θ/φ अप्रोच के बाद में आपको सीधे सिंपल वैल्यू से ट्राइंगल बना के लिखने में आ जाए, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, अगर क्वेश्चन वो 2 नंबर का या 4 नंबर का देते हैं तो इट्स नॉट गुड कि आप ट्राइंगल बना के लिख दें, आप बिल्कुल बाकायदा प्रॉपर शो करें कि अंदर वाली चीज को थीटा बोला हमने, और ये बन गया साइन थीटा। उस थीटा के बारे में हम क्या जानते हैं, कॉट ऑफ थीटा हम जानते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर इस चीज को मैं अंदर वाली चीज को थीटा बोलता हूँ, इतने पार्ट को, तो कॉट ऑफ थीटा का वैल्यू कितना पता है मेरे को, 3/4। कॉट थीटा अगर 3/4 है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आप जान ही सकते हैं कि ये 5 हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साइन ऑफ दिस सेम एंगल थीटा कितना निकल कर आएगा, ये एंगल थीटा है, तो हम बोलेंगे 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। कई बच्चों को कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर आपको जैसे 3 और 4 दिया, तो आपने ऐसे कैसे मान लिया कि ये ट्राइंगल 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल है, या 3 1 और 3 है तो कैसे राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। तो ऐसे मत सोचो, आप ये सोचो, आप कोई भी आपको 2 लाइन सेगमेंट मतलब लेंथ दे रखे हैं, तो आप उन लेंथ की लाइन सेगमेंट बना लो, एक को परपेंडिकुलर मान लो, एक को बेस, तो कुछ ना कुछ तो ट्राइंगल बन ही जाएगा ना। तो ऐसा मत सोचा करिए कि सर साइन इनवर्स 1/3 है तो आपने कैसे ट्राइंगल मान लिया, अरे एक ट्राइंगल तो एग्जिस्ट करेगा ही, मींस आप बना लीजिए उस ट्राइंगल को 1 और √3 मान के, और फिर बना लीजिए जो भी हाइपोटेन्यूज आता है। ठीक है, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड, इस क्वेश्चन को देखिए। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, आई वुड से आईटीएफ में से अगर ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो दे आर द मोस्ट चैलेंजिंग वंस। एंड वन मोर, जो अपन बाद में फॉर्मूले के फॉर्म में देखेंगे, ये 2 चीजों पे अगर आपने मास्टरी कर ली तो आपको ऐसा इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन है कि आपको इस चीज को सिंप्लीफाई करना है और आपको आंसर जो है tan इनवर्स x वगैरह के फॉर्म में देना है। ठीक है, प्रूव करने को भी आ सकता है, सिंप्लीफाई के फॉर्म में भी। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 स्टेप्स है जो हमेशा फैमिलियर टाइप से, मतलब एक ही तरीके से ऑपरेट करेंगे, आपको फैमिलियर फील होना चाहिए उसके साथ। डेफिनेटली यू शुड प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वंस वी आर डन विद दिस। तो एक तो इसके अंदर चीज क्या है, आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन का फील कैसे आएगा, वैसे तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वगैरह के अंदर हम ये और बड़े लेवल पे करेंगे ही, बट अभी अगर अपन बात करें तो यहीं से हम उस चीज की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे ही हमको √1 + x² दिखा, तो हमको ये थॉट आना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमको अंडर रूट हटाना है, और अंडर रूट हटाने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि इस केस में क्या सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं, x को रख दिया tan थीटा। क्यों करा ऐसा, क्योंकि 1 + tan² थीटा sec² थीटा बन जाएगा, sec² थीटा का रूट निकल के आ जाएगा sec थीटा। तो वही हम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम tan इनवर्स x को थीटा बोल देते हैं। देखो ये भी थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच है,
tan इनवर्स x को थीटा बोल दिया, मतलब हम देखो सोचने में कंफर्टेबल क्या फील करते हैं, x को tan थीटा रखा, बट हमको प्रॉपर बोलना क्या चाहिए, tan इनवर्स x को थीटा रखा, ताकि थीटा लिमिटेड रेंज में रहे। tan इनवर्स x जो होता है वो -π/2 से π/2 में होता है, इसलिए थीटा भी हमारा लिमिटेड रहा, तो इससे हमको ज्यादा रेंज डील नहीं करनी पड़ेगी। बट एनीवे लेट अस गो फॉर इट नाउ। तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो f ऑफ थीटा बन जाएगा नेचुरली, क्योंकि आप x को थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं। अंदर आएगा tan इनवर्स 1 + x² इज गोइंग टू बी sec² थीटा, ठीक है। sec² थीटा का रूट निकल के आ जाएगा, एंड प्लस में यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। वैसे देखिए अब जो आपका √sec² थीटा है ना, वो क्या बन जाएगा √sec² थीटा निकल के आ जाएगा mod ऑफ sec थीटा, एंड mod ऑफ sec थीटा जो है एक्चुअली sec थीटा ही बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा थीटा है tan इनवर्स x है, और अभी हमने बात करी कि वो कहां से कहां तक होता है थीटा, -π/2 से π/2, मतलब फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम बोल सकते हैं डेफिनेटली sec थीटा इज पॉजिटिव, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस। sec थीटा पॉजिटिव है तो मॉड की जरूरत नहीं है। लेट अस कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। नाउ लेट अस लुक एट द कैलकुलेशन। ये काफी अच्छा कैलकुलेशन है। यहाँ पे आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा। आप लोग समझ ही पा रहे होंगे बात को। sec थीटा को 1/cos थीटा लिख देता हूं मैं, और tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब इस कैलकुलेशन को आगे ले जाने के आपके पास में दो तरीके हैं। या तो आप इसमें sin थीटा 1 + sin थीटा को sin θ/2 + cos θ/2 का होल स्क्वायर लिख दें, वो भी बढ़िया तरीका है। मैं एक सिंपल तरीका सजेस्ट करूंगा, उससे आपको सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम के अंदर, विच इज इन दोनों को हाफ एंगल ऑफ tan थीटा में कन्वर्ट कर दो। इसका भी आप फॉर्मूला जानते हैं, 2 tan θ/2 / 1 + tan² θ/2, 1 - tan² θ/2 / 1 + tan² θ/2। आई एम गोइंग फॉर इट। देखिए तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो कितना निकल कर आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपके पास में tan इनवर्स के अंदर 1 + this is 2 tan θ/2 upon 1 + tan² θ/2 upon cos theta, which is 1 - tan² θ/2 upon 1 + tan² θ/2। आप देख ही सकते हैं कि ये तो कैलकुलेशन आने में कट जाएगा। ये f ऑफ थीटा को अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो आपके पास में आ जाएगा tan इनवर्स के अंदर कितना, ये ऊपर गया देखिए तो ध्यान से, ये कितना बनेगा 1 + tan² + 2 tan, 1 + x² + 2x, 1 + x का होल स्क्वायर, तो ऊपर निकल के आ जाएगा आपके पास में 1 + tan θ/2 का होल स्क्वायर। अपन नीचे कितना आएगा देखिए, ये तो कट जाने वाला है, ये तो इससे कट जाएगा एलसीएम आने के बाद। 1 - tan² थीटा, उसको मैं लिख सकता हूं 1 - tan थीटा × 1 + tan θ/2, 1 - tan θ/2 × 1 + tan θ/2। मैंने उसको t लिख दिया एक बार, आप देख सकते हैं एक पावर कट गई, और अपना क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है। व्हाट डज द क्वेश्चन बिकम, tan इनवर्स ऑफ कितना निकल के आ रहा है 1 + tan θ/2 अपॉन 1 - tan θ/2। एंड आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि 1 जो है वो tan π/4 होता है, तो ये फॉर्मूला बन गया tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। व्हाट इज tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b? tan of a + b। तो ये tan θ/2, तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स, tan के अंदर कितना निकल के आ जाएगा π/4 + θ/2। इस 1 को मैंने क्या लिख दिया, tan π/4 tan a प्लस tan b, और यहाँ पे भी इंटू 1 लिख दिया, तो ये tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b बन गया। और हम जानते हैं tan इनवर्स tan जो है, tan इनवर्स tan कितना निकल के आ जाएगा, ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, दिस विल बिकम π/4 + θ/2। ट्रू, π/4 + θ/2 का फाइनल आंसर हम क्या देंगे, π/4 + हाफ। और आप देखिए थीटा किसको बोलेंगे, tan इनवर्स x को। हमने शुरू में जो लिखा था थीटा, दैट इज tan इनवर्स x। तो वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। आई वुड एडवाइज एवरीवन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल और बाय देमसेल्व्स। एक बार खुद से ट्राई करें, और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन और भी ट्राई करें। मैं अभी एक दो और क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है बोर्ड के, वो प्रिंसिपल ब्रांचेस ही हैं। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर मेरे पास में ये सिनेरियो डेवलप हुआ था, tan इनवर्स ऑफ tan लेट अस से फाई, मैं इसको फाई बोल देता हूँ एंगल को। tan इनवर्स tan फाई को मैंने सीधे फाई लिख दिया। ये कब लिख सकते हैं हम, मैंने भी आपसे डिस्कस किया था, जब फाई प्रिंसिपल ब्रांच में होता है, तो दे विल ऑलवेज गिव यू एंगल्स जो प्रिंसिपल ब्रांच में फॉल कर रहे हैं। यू नीड नॉट वरी अबाउट देम, ठीक है। लेट अस गो ऑन। एक और क्वेश्चन लेते हैं सिमिलर अपन। देखिए आपका क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा सवाल, पिछले वाले जैसे ही है, थोड़ा सा एक स्टेप उससे आगे ये देखा जाए तो, मतलब कैलकुलेशन वाइज। आपको x दे रखा है 0 से 1 के बीच का एक नंबर, आपको इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन। अगेन आप इसमें पहले रैशनलाइज कर सकते हैं, आपको फील आ ही रहा होगा इस चीज का, ठीक है। रैशनलाइज करके तो सॉल्व कर ही सकते हैं, बट दिस इज इवन बेटर, क्योंकि इसमें भी सब्स्टिट्यूशन करना है, और एक और अच्छे लेवल का सब्स्टिट्यूशन करना है। अच्छे लेवल मतलब पिछले क्वेश्चन में √1 + x² था, तो आपने x को tan थीटा डाल दिया, तो उससे वो sec थीटा बन गया, रूट हट गया। यहाँ पर भी ऐसा कुछ सोचिए जिससे रूट हट जाए। तो अपने मन में पहला ऑप्शन आएगा, सर x को tan² थीटा डाल देते हैं, बट उसका लिमिटेशन क्या है, 1 + tan² थीटा इज sec² थीटा, sec² थीटा का रूट तो हट जाएगा। बट अगर आप यहां पे रखेंगे x को tan² थीटा, उसका रूट नहीं हटेगा। 1 - tan² थीटा इज नॉट
एनी परफेक्ट स्क्वायर, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में इंस्टेड बेटर सब्स्टिट्यूशन क्या है, cos 2 थीटा या cos थीटा। आप समझ रहे हैं बात को, क्योंकि cos थीटा के लिए दोनों फॉर्मूले होते हैं, मैं लिख भी देता हूँ साइड में। 1 प्लस cos थीटा कितना होता है, इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड 1 माइनस cos थीटा कितना होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसी से मोटिवेशन लेके x को हम लिख देते हैं cos थीटा, या हम अगर दूसरे शब्दों में बोले तो cos इनवर्स x को लिख देते हैं थीटा। हमारा एक्सप्रेशन f ऑफ थीटा कितना निकल के आ जाएगा, जरा देखें, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट लगाएंगे तो रूट 2 cos थीटा बाई 2, माइनस यहां पे आ जाएगा रूट 2 sin थीटा बाई 2 अपॉन नीचे भी आप देख सकते हैं, यहां पे आ जाएगा आपके पास में रूट 2 cos थीटा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस रूट 2 sin थीटा बाई 2। एंड आप देख ही सकते हैं लगभग पिछले क्वेश्चन जैसे ही फॉर्मेट आ चुका है, खास कुछ बचा है नहीं है सच। अब मैं ऊपर नीचे cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करता हूं, इससे डिवाइड कर देता हूं, या यूं समझे हम कॉमन ले लेते हैं इसको। जैसे ही मैं कॉमन लूंगा, आई थिंक सभी को फील आ रहा होगा कि ये क्या बन जाने वाला है, cos और cos कॉमन लिया तो कट जाएंगे कॉमन वाले, तो sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, यहाँ पे बन जाएगा tan थीटा बाई 2, एंड यहाँ पे बन जाएगा tan थीटा बाई 2। तो अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन काम आएंगे, इनको आप ध्यान रखिए। मेरे ख्याल से इसको मैं आप डायरेक्टली लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। इस बार क्या हुआ सर, ये बेसिकली वही वाली बात हो गई ना, ये हो गया tan पाई बाय 4 tan a, ये हो गया tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a इंटू tan b का वैल्यू 1, मतलब अपन ने 1 को tan पाई बाय 4 लिख दिया। इसको फिर से हटाएंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। तो फाइनल आंसर इज f of x पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। थीटा इस बार किसको बोला है, cos इनवर्स x को। दिस इज द फाइनल आंसर। सो दीज आर वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम्स। 4 या 6 नंबर के लिए आ सकते हैं, थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दे देंगे 6 नंबर का, छोटा दे देंगे 4 नंबर का, एंड दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टेप्स। एक छोटा सा सजेशन मैं आपको और देना चाहूंगा, अगर आपको लगे कि भाई डिटेल एक्सप्लेनेशन और ज्यादा लिखना है तो कुछ छोटी छोटी चीजों को आप और एक्सप्लेन करके लिखिए। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट अस पुट x इक्वल्स टू cos थीटा, cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, आगे रेंज मेंशन कर दीजिए। दैट्स वाई थीटा कहां से कहां हो गया, 0 से पाई। इस क्वेश्चन में तो 0 से पाई भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए आपको x 0 से 1 दे रखा है, उसका क्वेश्चन में ऐसा कोई यूज नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ब्रांच ही आपकी हमेशा रेंज में आएगी, ठीक है ना। तो 0 से 1 के लिए थीटा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। लेट अस से इसको लिख देते हैं 0 से लेके पाई बाई 2, और फिर उसके बाद लिख दीजिए देयरफॉर, इसको पूरा लिख दीजिए 1 प्लस cos थीटा, साइड में फिर लिख के बता दीजिए ये चीज कि भाई अंडर रूट, नाउ वी नो 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ऑल दीज स्टेप्स मैटर, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये भी वो चेक करेंगे क्या बच्चे को पीछे की लॉजिक पता है, या उसको सीधे आंसर ही निकालना आता है, क्या बच्चा लिखने में केपेबल है। तो हर एग्जाम का अपना एक स्किल सेट होता है, वो आपको शो करना पड़ेगा वहां पर अपना, ठीक है।